हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसका वीडियो नंबर 1 मतलब अभी शुरू स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर का नाम हमारा है आवर्त सारणी का वर्गीकरण। तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवर्त सारणी क्यों बनाया गया। तो ये भी कुछ अपवाद में होता है। तो हम सीधा सीधा बोल दे रहे हैं कि जब कुछ तत्व ये 63 हो सकता है, 59 हो सकता है, मतलब जब कुछ तत्व। तो अपवाद में था ये इसकी वैल्यू कोई कंफर्म वैल्यू नहीं आई थी। तो जब कुछ तत्व की खोज हुई थी, जब कुछ तत्व की खोज हुई थी तब उसी तत्व को व्यवस्थित करने के लिए, जब कुछ तत्व की खोज हुई थी तब उसी तत्व को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए एक सारणी बनाई गई, जिसे हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। अब व्यवस्थित करने के लिए मतलब अगर यहाँ पे हम लिखें तो तत्वों को व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए या करने के लिए जो सारणी बनाई गई उसे हम लोग क्या बोल दिए? आवर्त सारणी। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो तत्वों को आवर्त सारणी या फिर व्यवस्थित करने का क्रम बनाया था। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश किया। तो उसमें हम बताना चाहते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो इसको कोशिश किए, बट उनका नियम असफल रहा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके किसके बाद आई थी। तो सबसे पहले जो कोशिश किए हुए वैज्ञानिक थे तो उनके नाम हम लेना चाहेंगे एक बार। तो उनका पहला नाम था डोबे राइनर। इन्होंने 1817 में अपना त्रिक नियम दिया था। दूसरा अगर हम बात करें तो जब इनका नियम असफल हुआ या जब इनके नियम में कुछ कमी आई तो अगले वैज्ञानिक जो आवर्त सारणी बनाने के लिए या फिर जो तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कोशिश कर रहे थे वो थे न्यूलैंड। और ये न्यूलैंड जो थे इन्होंने अपने अष्टक नियम से फेमस थे। और जो डोबे राइनर थे इन्होंने अपने त्रिक नियम से फेमस थे। अभी क्या होता है ये नियम कि हम लोग अलग अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरे जो असफल थे वो थे लोथर मेयर। इन्होंने 1870 ईस्वी में, कब? 1870 ईस्वी में। और ये जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था इन्होंने दिया था अपना 1864 में। तो इन्होंने अपना 1817 में नियम दिया था, इनका नियम गलत। और न्यूलैंड का अष्टक नियम इन्होंने 1864 में दिया, इनका नियम भी ठीक नहीं रहा। लोथर मेयर ने अपना नियम 1870 में दिया, इनका नियम भी ठीक नहीं रहा। तो इसमें से हम पढ़ते हैं। अब हम लोग अब मिल के पढ़ेंगे कि इसमें से कौन कौन सा नियम था, तब तक कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस कंडीशंस पर या किस किस स्थिति पर आवर्त सारणी बनाने की या तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए नियम लगाया था। तो अब उस नियम को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला नियम अगर पहला हम बात करें तो पहले आए थे 1817 में डोबे राइनर। 1817 में डोबे राइनर इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया 1817 में डोबे राइनर ने इन्होंने बताया कि अगर हम तीन तत्वों का समूह ले लें, कितने कितने तत्वों का समूह? तीन तत्वों का समूह, तीन तत्वों के समूह। हम यहाँ पे परिभाषा नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो सुनकर आसानी से लिख सकते हो, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। तो 1817 में डोबे राइनर एक वैज्ञानिक था। इन्होंने तीन तत्वों को लेके अपना निष्कर्ष निकाला और इन्होंने बताया कि जो तत्व होता है उस तत्व के गुण तथा परमाणु भार में कुछ ना कुछ संबंध होता है। यही सोच कर इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने बताया
यदि अगर हम तीन तीन तत्व लेते हैं तो तीन तीन तत्वों में से पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। कैसे? अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को लिया जाए, जैसे ले लिया ए, बी और सी। यहाँ पे तीन तत्व हम कुछ इस तरीके से ले लिया कि इसके परमाणु भार और इनके गुण में समानता है, इस तरीके से हमने लिया। तो इन्होंने बताया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, या हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्नर कॉर्नर वाले तत्व या कोने कोने वाले तत्व, तो पहला तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार, मतलब ए का परमाणु भार, ए का तथा सी का परमाणु भार। अब अगर इसका औसत हम लोग निकालेंगे तो जितना तत्व होता है उसी की संख्या से हम लोग भाग कर देते हैं। परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के बराबर आएगा, मतलब बी के परमाणु भार के बराबर आएगा। इन्होंने ये नियम दिया था, मतलब इन्होंने बताया 1817 में डोबेराय ने बताया कि समान गुण वाले तत्वों में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के या दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो इनके इस नियम को देख लेते हैं। जैसे इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया, ले लिया लिथियम, सोडियम लिया, पोटेशियम। हम लोग जानते हैं कि जो लिथियम होता है, लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23, पोटेशियम का परमाणु भार 39। अगर यहाँ पे अब इन्हीं के नियम का फॉलो किया जाए तो इन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, तो पहले तत्व का 7 है, तीसरे तत्व का 39 है। परमाणु भार का औसत मतलब दो तत्वों को योग किया तो भाग कितने से करेंगे? 2 से। तो तीसरे तत्व के बराबर आना चाहिए, मतलब सोडियम के बराबर आना चाहिए। तो 7 और 39 का हम योग करेंगे तो 46 बटा कितना 2 बराबर किसके? Na के। कितना आ गया भाई? 23। ये किसके बराबर आ गया? Na के। तो इन्होंने यही बताया था क्योंकि पहले और तीसरे तत्व का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे के बराबर होगा, और यहाँ पे आ रहा है। जब ये आ रहा है तो इनका नियम सही होना चाहिए। इनका नियम गलत क्यों हुआ? तो इनका नियम गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी तत्व इस नियम का पालन नहीं कर पाए, इस नियम का पालन नहीं कर पाया, इसीलिए इनका नियम समाप्त हो गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि केवल कुछ तत्व थे जो त्रिक समूह बना पाए, कुछ ही तत्व थे जो त्रिक समूह इन्होंने बना पाए, इसीलिए इनका नियम क्या हो गया? गलत हो गया। अब दोस्तों हम लोग अगला देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे कल। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बड़ी से बना के चलेंगे। थैंक यू।